हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 इनकम टैक्स के बारे में, जिसमें आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अगर आपने हमारा इनकम टैक्स का फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। चलिए समझते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय किसको कहेंगे? तो मकान संपत्ति से आय से आशय उस आय से है जो एक व्यक्ति अपने मकान को किराए पर रखकर प्राप्त करती है, वो हो गया मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उन मकानों को शामिल किया जाएगा जिसमें करदाता का मकान पर स्वामित्व होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है मकान का मालिक वही होना चाहिए। और जो मकान का मालिक है यानी एसएससी है, एसएससी द्वारा मकान का इस्तेमाल ना तो अपने बिजनेस में करना चाहिए ना तो अपना प्रोफेशन में करना चाहिए, और साथ ही साथ एसएससी द्वारा मकान को किराए पर लगा दिया जाना चाहिए, या फिर एसएससी खुद उस मकान में रहता है तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, दूसरा होता है लेट आउट हाउस। अब सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार का, समझिए इसको। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी होता है ये दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और दूसरा होता है लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस किसको कहेंगे? तो वह मकान जिसमें करदाता खुद रहता है, वह मकान जिसमें मकान मालिक खुद रहता है वो क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हो गया। और वह मकान जिसमें करदाता यानी मकान मालिक खुद नहीं रह करके मकान मालिक ने अपने मकान को किराए पर लगा करके किराया प्राप्त करता है वो हो गया लेट आउट हाउस। जिस मकान में मकान मालिक खुद रहता है वो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, जिस मकान को किराए पर लगा दिया जाता है उसको लेट आउट हाउस। दोनों में टैक्स लगाने का अलग अलग नियम है। चलिए अब समझते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे लगता है। तो इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले लिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एसएससी। ठीक है, एसएससी मतलब करदाता का नाम, मकान मालिक का नाम लिखना है। फिर नीचे फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष, जिस वर्ष कर का भुगतान किया जाता है उसको बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष। तो हम लोग का जो कर निर्धारण वर्ष है 2021-22 है। ठीक, अब चलिए हाउस दो प्रकार का, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और लेट आउट हाउस। पहले बात करते हैं, चलो लेट आउट हाउस का बात करते हैं। लेट आउट हाउस किसको कहेंगे? वह मकान जिसमें मकान मालिक खुद नहीं रहता है बल्कि किराए पर लगा दिया है उसको कहेंगे लेट आउट हाउस। अब लेट आउट हाउस में टैक्स लगाते समय दो बातें ध्यान रखना, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है? तो जो खास करके महंगा वाला सिटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो वहाँ का रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल जो शहर है इससे थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो वहाँ क्या, उसका कारण क्या है कि वहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है? तो अगर प्रश्न में आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहे तो समझ जाइए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। अब जब पहला कंडीशन अब समझते हैं, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है तो हम लोग कैसे टैक्स निकालेंगे? तो लेट आउट हाउस है लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है, तो व्हेन अ रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट कवर्ड, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता तो कैसे टैक्स लगाएंगे? तो ये टैक्स लगाने का फॉर्मेट है particulars
अमाउंट। तो जब रेंट कंट्रोल एक लागू नहीं होता ना, तो 3 प्रकार का रेंट मिलेगा क्वेश्चन में। पहला एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट किसको कहेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा मकान को 10,000 रुपया प्रति माह रेंट पे लगा दिया, 2,000 रुपया प्रति माह लगा दिया। जितना रुपया प्रति माह रेंट पे लगाया जाएगा वो हो गया एक्चुअल रेंट। हम लोग 1 साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं। मान लो कि अगर कि रेंट 5,000 रुपया प्रति माह लगाया गया है, तो 5,000 1 महीना का, तो 12 महीना का लेंगे 60,000 रुपया। ब्रैकेट में गुना करके दिखा देंगे, 60,000 रुपया लेंगे। ये हो गया एक्चुअल रेंट। यानी मकान मालिक ने मकान को जितना रुपया मकान मालिक पूरे साल में जितना रुपया मकान से किराया वसूलेगा उसको कहेंगे एक्चुअल रेंट। यानी पूरे साल का किराया को बोलना है एक्चुअल रेंट। उसके बाद लेना है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब नगर पालिका द्वारा तय किया गया किराया। क्वेश्चन में दिया हो रहेगा नगर पालिका मूल्यांकन, वो हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, उसको देखना है। उसके बाद तीसरा नंबर में फेयर रेंट। फेयर रेंट, फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब क्या होता है? आसपास मोहल्ले का किराया कितना है। आसपास मोहल्ले का किराया को क्या कहेंगे? फेयर रेंट कहेंगे। अगर रेंट कंट्रोल एक लागू नहीं होता तो ये 3 प्रकार का मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ रहेगा। एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। देख लेना, तीनों में जो ज़्यादा है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेना। यानी अब लिखेंगे व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर। मोर मतलब सबसे ज़्यादा, तीनों में सबसे जो ज़्यादा वाला अमाउंट होगा, सबसे ज़्यादा वाला अमाउंट तीनों में देख लेना कंपेयर करके। सबसे ज़्यादा जो रेंट होगा, सबसे बड़ा वाला अमाउंट को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और इसी को नीचे लिखेंगे और कहेंगे ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? तो पूरे वर्ष में एक मकान के मालिक को जितना रुपया रेंट प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर के अनुसार जो रूम ओनर है उसका रेंट कितना हुआ पूरे साल का? तो इनकम टैक्स ऑफिसर के अनुसार एक मकान मालिक का जो पूरे साल का किराया होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद ये समझ लो कि ये क्या निकाले हम लोग? पूरे साल में जो रूम ओनर है उसका रेंट निकल गया, पूरे साल का रेंट। अब इसमें रेंट निकलेगा मतलब कमाई हुआ रूम ओनर को। अब इसमें रूम ओनर को कुछ खर्च भी होता है, तो खर्चा में याद रहे 4 ही डिडक्शन देता है। खर्चा में केवल 4 ही छूट घटाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से पहला छूट वैकेंसी पीरियड का होगा। पहला वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड मतलब मकान कितना महीना खाली रहा। जितना महीना मकान खाली रहा उतना घटा देंगे। जैसे मान लो 2 महीना मकान खाली रहा तो ब्रैकेट में लिख देंगे 1 महीना का रेंट 5,000, 2 महीना का 10,000। तो यहाँ 10,000 का अमाउंट घटाना, वैकेंसी पीरियड घटा देंगे। तब जो शेष बचेगा इसको कहेंगे एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल ग्रॉस एनुअल, एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब एक डिडक्शन हो गया। दूसरा नंबर में म्युनिसिपल टैक्स का छूट देना है। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स अगर मकान के मालिक ने चुकाया होगा तो उसका छूट देंगे। म्युनिसिपल टैक्स का नियम समझिएगा। म्युनिसिपल टैक्स का नियम क्या है? म्युनिसिपल टैक्स का छूट उतना ही मिलेगा जितना मकान के मालिक ने पे करेगा। अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करता है तो इसका छूट नहीं मिलेगा। और म्युनिसिपल टैक्स का छूट जितना रुपया पेमेंट होगा उतना रुपया ही छूट देंगे, चाहे वो पिछले साल का हो, अगले साल का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर में जितना पेमेंट होगा उसका ही छूट देंगे। म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद जो शेष बचेगा इसको कहेंगे एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू मतलब पूरे साल में रूम ओनर का शुद्ध कमाई। ठीक है। अब इसमें 2 डिडक्शन और देना है, और वो 2 डिडक्शन जो मिलता है धारा 24(1) के अंतर्गत मिलता है, इसलिए लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). धारा 24(1) के अंतर्गत 2 डिडक्शन देना है। पहला जो एनुअल वैल्यू है उसका 30%, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का 30% जितना होगा यहाँ लिखेंगे। एनुअल वैल्यू कौन सा? ये वाला एनुअल वैल्यू, इसका 30% छूट देना है। लेकिन ये 30% छूट तभी दिया जाएगा जब एनुअल वैल्यू प्लस में होगा, माइनस में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मकान मालिक ने मकान बनवाने के लिए अगर लोन लिया है
तो उस लोन पर जो ब्याज पे करेगा मकान मालिक उसका छूट देंगे। तो दोनों को जोड़ के बाहर निकालेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, तब जो शेष बचेगा इसको कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये माइनस में आ गया तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए समझिए, पहले एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, तीनों रेंट में जो सबसे बड़ा वाला रेंट होगा उसको कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद 4 डिडक्शन देना है, 4 छूट देना है। पहला मकान खाली रहने का छूट देंगे, आएगा एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स का छूट देंगे, आ जाएगा एनुअल वैल्यू। फिर धारा 24 के अंतर्गत जो एनुअल वैल्यू आया है उसका 30% और जितना ब्याज पे किया उसका छूट देंगे। तो शेष जो बच जाएगा वो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा कब? जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। देखिए, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा ना, ये तो 3 रेंट रहेगा ही, इसके अलावा और एक रेंट रहेगा। क्वेश्चन में मानक किराया दिया हुआ रहेगा। मानक किराया मतलब स्टैंडर्ड रेंट। तो जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहे तो कैसे निकालेंगे? मतलब जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। दूसरा कंडीशन समझते हैं, व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज कवर्ड। यहाँ तक रेंट कंट्रोल एक्ट कवर नहीं हुआ था, ये भी लेट आउट हाउस रहेगा, लेकिन व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज कवर्ड। व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज कवर्ड, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा तो कैसे टैक्स लगाएंगे? तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा तो 4 प्रकार का रेंट मिलेगा। ध्यान रहे, 4 रेंट। पहला तो आपका एक्चुअल रेंट रहेगा ही, डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले एक्चुअल रेंट रहेगा। अब तो एक्चुअल रेंट समझ गया कि एक्चुअल रेंट किसको कहेंगे? जितना रुपया किराया मिलेगा मकान मालिक को, एक्चुअल रेंट। दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। और तीसरा फेयर रेंट, फेयर रेंट। तीनों में देख लेना है, तीनों में जो सबसे ज़्यादा है ना उसको अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा तो तीनों में जो ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं मानेंगे, बल्कि लिखेंगे इसको ए नंबर। और ए नंबर दे करके लिखना है ब्रैकेट में व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर। मतलब तीनों में जो सबसे ज़्यादा है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। और एक बार कंपेयर करेंगे, और एक बार और कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट का, एक्चुअल रेंट का अमाउंट लिखेंगे। अब एक्चुअल रेंट का कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट। अब ये एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो ज़्यादा है ना सामने बी नंबर लिखेंगे। और उसी तरह से व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर। दोनों में जो ज़्यादा है ना उसको बी नंबर सामने रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि ए नंबर और बी नंबर दोनों में जो कम होगा ना उसी को यहाँ मान लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो लिखना है नाउ व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर नहीं सॉरी लेस, लेस वाला अमाउंट लेना, लेस इन ए एंड बी। ए में और बी में दोनों में जो लेस है मतलब कम वाला अमाउंट है उसको निकालेंगे बाहर और इसी को लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद आप 4 चीज़ का डिडक्शन। इससे पहले जो हम लोग सोल्व किए उसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं था, इसलिए क्या किया, तीनों में जो ज़्यादा था उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिए थे। यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ तो 2 बार कंपेयर करेंगे, पहले तीनों का, तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा इसको ए नंबर, फिर एक्चुअल रेंट का स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में जो ज़्यादा होगा बी नंबर। अब ए नंबर और बी नंबर दोनों में जो कम होगा इसको क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद 4 डिडक्शन देना है। जो पहला डिडक्शन होगा वो वैकेंसी पीरियड का होगा। तो यहाँ भी उसी तरह से आगे का प्रोसेस जैसे इससे पहले बताएं। पहला वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड यानी मकान खाली रहने का छूट देंगे। अब इसको घटाने के बाद जो शेष बचेगा इसको कहेंगे एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद अब इसके बाद छूट देना है अगला म्युनिसिपल टैक्स का। फिर नेक्स्ट छूट देंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स।
तो म्युनिसिपल टैक्स का छूट देंगे। एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे, तब जो शेष प्राप्त होगा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू आ गया। अब उसके बाद धारा 24(1) के अंतर्गत 2 डिडक्शन और देना है। लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), धारा 24(1) के अंतर्गत 2 डिडक्शन देना है। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू होगा उसका 30%। ये जो एनुअल वैल्यू अगर प्लस में रहा तो इसका 30% लिखेंगे। अब उसके बाद अगर मकान बनवाने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, मकान बनवाने के लिए जो लोन लिया होगा उस पर ब्याज, दोनों को जोड़ के बाहर निकालेंगे, फिर इसके साथ माइनस करेंगे, तब जो शेष बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या किया। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो 2 बार कंपेयर करना, पहले एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, तीनों का कंपेयर करना। तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ए नंबर, फिर उसके बाद अगले स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट का स्टैंडर्ड रेंट के साथ फिर से कंपेयर करना, फिर दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको बी नंबर देकर के साइड में रखना। फिर अब क्या करना, ए नंबर और बी नंबर दोनों में जो कम होगा उसको बाहर निकालना, और ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद 4 चीज़ का डिडक्शन देंगे। पहला मकान खाली रहने का यानी वैकेंसी पीरियड का छूट देना है, तो आ जाएगा एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स का छूट देंगे तो आएगा एनुअल वैल्यू। फिर धारा 24(1) के अंतर्गत एनुअल वैल्यू का 30% और ऋण पर ब्याज दोनों छूट देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। चलिए हो गया। अब इसके बाद समझते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये हो गया लेट आउट हाउस का। ठीक, चलिए रेंट कंट्रोल एक लागू होगा। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा तो 2 बार कंपेयर करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है तो तीनों में जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही हो गया इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए अब दूसरा समझते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड वाला हाउस। ये लेट आउट किराया वाला मकान में टैक्स लगाने का नियम हो गया। चलिए अब समझते हैं हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को। दूसरा वह है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस यानी जिसमें मकान मालिक खुद रहता है, उसमें कैसे टैक्स लगाएंगे। देखो एक बात तो तय है, जिसमें मकान मालिक खुद पूरा साल रहेगा तो उसमें तो रेंट नहीं मिला होगा। मकान मालिक अगर खुद रहता है तो उसमें रेंट थोड़ा मिलेगा, रेंट नहीं मिलेगा तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, पूरे साल की कमाई नील। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस फिर से बता दें किसको कहेंगे, जिसमें मकान मालिक खुद रहता है, वो गया सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो सबसे पहले हमको लोग को ये निकालना होता है कि पूरे साल में मकान मालिक को रेंट कितना मिला। अब मकान मालिक खुद से रहा तो रेंट तो मिला होगा नहीं इसको, तो पूरे साल का रेंट क्या करना है, इसमें म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, नील, पूरे साल की कमाई 0। अब इसमें माइनस करना है लेस धारा 24(1) के अंतर्गत डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), धारा 24(1) के अंतर्गत इसको केवल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मकान बनवाने के लिए जो लोन लिया था उस पर ब्याज का केवल छूट देना है। तो घट करके जो शेष बचेगा इसको इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील लेना है, धारा 24(1) के अंतर्गत केवल इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नियम। देखो ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, मकान मालिक इसमें खुद रहता है, इनकम तो हुआ नहीं है, इसको केवल इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट दिया जाता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन लगा दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन का। लिमिटेशन क्या लगाई है उसको समझते हैं। देखो अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बिफोर लिया है, अगर मकान मालिक मकान बनवाने के लिए ऋण 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लिया है और लोन की राशि मकान बनवाने के लिए, खरीदने के लिए
या मकान का रिपेयर करवाने के लिए या फिर रेनुअल करवाने के लिए लिया हो तो मैक्सिमम इसमें 30,000 रुपया तक का ब्याज छूट मिलेगा। कंडीशन समझे? ये सब नियम क्या है? सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है। लेट आउट हाउस में कोई नियम नहीं है। लेट आउट हाउस में जितना ब्याज बनेगा पूरा का पूरा छूट दे देना है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में इनकम नहीं होता है, इसलिए इसको छूट तो दिया था, लेकिन लिमिटेशन है। लिमिटेशन को समझिएगा। लिमिटेशन क्या है? तो ये देखा जाएगा कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए अगर मकान मालिक ने लोन लिया है तो ये देखेंगे कि लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है कि बाद में लिया है। अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन लिया होगा तो लोन बहुत पुराना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर लोन की राशि अगर मकान मालिक ने लोन मकान खरीदने के नाम पर लिया है या फिर मकान बनवाने के लिए लिया है या फिर मकान का रिपेयर करवाने के लिए लिया है या फिर रेनुअल करवाने के लिए लिया है, किसी भी पर्पज़ के लिए लिया हो, अगर लोन बिफोर वाला है तो इसमें क्या करेंगे, 30,000 रुपया तक का केवल ब्याज छोड़ देंगे, मूलधन का नहीं। मूलधन का छूट मिलेगा टोटल इनकम में, यहाँ नहीं। चलिए अब उसके बाद दूसरा नियम याद रखना, अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के अगर बाद लिया हो और लोन की राशि मकान बनवाने या खरीदने के लिए लिया हो तो 2 लाख रुपया तक का ब्याज छूट। अगर लोन की राशि मकान बनवाने या खरीदने के लिए लिया हो तो 2 लाख रुपया तक का ब्याज छूट। अगर लोन की राशि मकान का रिपेयर या रिन्यूअल करने के लिए लिया हो तो 30,000 रुपया तक का ब्याज छूट। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर लोन लिया, जैसे 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक कभी भी अगर लोन लिया है मकान मालिक ने, तो ये देखना कभी उसको 2 लाख छूट मिलेगा, कभी 30,000। दोनों में से कौन सा कितना छूट मिलेगा? कभी 30,000 मैक्सिमम मिल सकता है, कभी 2 लाख। तो ध्यान रहे, अगर लोन मकान मालिक ने मकान बनवाने के लिए या खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था तो उसको 2 लाख रुपया तक का ब्याज छूट मिल जाएगा। अगर मकान का रिपेयर करवाने के लिए या रेनुअल करवाने के लिए लोन लिया था तो 30,000 रुपया तक का ब्याज छूट मिलेगा, इससे कोई ज़्यादा नहीं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन को इसका सोल्यूशन को लेकर के। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 11 से लेकर पार्ट 8 तक का सारा सिलेबस, सारा वीडियो चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।